प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। मुख्य रूप से 10 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आबू रोड आ रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के अनुसार वो नाथद्वारा जाएंगे 11 बजे। नाथद्वारा में मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वो लगभग 12:30 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम, जिसके अंदर 5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 4 का लोकार्पण है। मावली देवगढ़ ब्रॉडगेज के कार्यक्रम का शुभारंभ है। उसके साथ अनेक कार्यक्रम, अभी उसका विस्तृत कार्यक्रम शाम तक आ जाएगा। उन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद लगभग 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक आबू रोड में विभिन्न कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमार जी के एक कार्यक्रम में भी, और फिर उसके बाद एक बड़ी आम सभा के अंदर आबू रोड में पधारेंगे। ये पहला मौका है जब उन्होंने वादा किया था नवंबर के महीने में, जब वो एक कार्यक्रम में विदाई के लिए एक छोटी सी सभा रखी थी और उसमें 10 बजे बाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, इसलिए कानून सम्मत बात करूंगा। मैं चूंकि 10 बजे का रात्रि का समय हो गया, इसलिए मैं अपनी बात भाषण और माइक से नहीं कहूंगा। उसके बाद वापस मैं आप लोगों के पास आऊंगा। उस कार्यक्रम के निमित्त वो आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन है, जिसमें सिरोही के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण है, उनको सरकारी कार्यक्रम होगा। राजसमंद के अंदर उसकी एक बड़ी सभा भी होगी। और ये जो राजनीतिक कार्यक्रम है आबू रोड का, वो इस सिरोही के जिले के इतिहास में सबसे बड़ी सभा होगी, जिसको हम लक्खी सभा कहते हैं। उस सभा को वो संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व के परिप्रेक्ष्य में 20 शक्तिशाली देशों का नेतृत्व करना, इन सारी चीजों को देखते हुए और एक बार फिर मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे, जिसके अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को उस सर्वे में माना गया है, इन सारी बातों को देखते हुए इस सभा के अंदर लोगों में अपार उत्साह है और लोग इस सभा को इस संवाद की सबसे बड़ी सभा की तौर पर देख रहे हैं और हम उसमें करेंगे भी। मुख्यमंत्री जी आज महंगाई राहत कैंप में धौलपुर जिले के प्रवास पर है और उन्होंने वहां ये कहा कि वो प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया और केंद्र सरकार भी कुछ करे। ये सरकार थोता चना बाजे घना की तर्ज पर काम कर रही है। अब तक सरकार ने जो घोषणाएं की, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष 118 कॉलेज इन्होंने खोले, महाविद्यालय खोले, और एक भी महाविद्यालय के अंदर मानव संसाधन की दृष्टि से ना असिस्टेंट प्रोफेसर, ना एसोसिएट प्रोफेसर, ना प्रिंसिपल इन्होंने लगाए। भवन निर्माण की आंशिक स्वीकृतियां निकली है। 118 में से अधिकांश जगह पर भूमि का आवंटन भी नहीं हुआ। कहीं कोई धर्मशाला में, कहीं कोई स्कूल में कॉलेज चल रहा है। इसी तर्ज पर इन्होंने 5000 विद्यालयों को परिवर्तित करके और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात कही। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से अपने स्वार्थिक भाषण में कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में सहयोग करे, तो उनकी खुद की कार्यस्थानी इन महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के अंदर इन्होंने अलग से कैडर बनाने के बजट की घोषणा की थी। एक भी उसको स्कूल कैडर बनाने की बात नहीं, एक भी टीचर की भर्ती नहीं की। यानी जिस प्रकार ये सरकार
चूंकि सितंबर के महीने में आचार संहिता आ जाएगी, नवंबर में चुनाव, अंतिम सप्ताह में चुनाव की कार्रवाई लगभग संपन्न हो जाएगी। 4.5 वर्ष का समय गुजर गया। सरकार ने जिस जन घोषणा पत्र को दिसंबर 2018 में जारी किया था और यह कहा था हमारे शासन का आधार है ये, और पहली कैबिनेट की बैठक में इसको सरकारी दस्तावेज में परिवर्तित किया था, उसके अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हमें महंगाई के विरुद्ध में कारगर कदम उठाएंगे, नीतियां बनाएंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। हमें रसोई गैस के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए नीति बनाएंगे। हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। यह जन घोषणा पत्र जो सरकारी दस्तावेज जिसमें इन्होंने कहा। 4.5 साल का लंबा समय गुजर गया, इनको ध्यान नहीं आया कि इन्होंने कुछ वादा किया था। अब सरकार चूंकि अपने जन आधार खो चुकी है, लूट और झूठ का आलम बना हुआ है, सरकार की विदाई तय है। सरकार के मंत्री ये कहने लग गए हैं कि हमारी सरकार में इतने ही लोग जीत कर आएंगे जितने फॉर्च्यूनर में आते हैं। ऐसे समय में महंगाई राहत का कैंप लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना प्रचार प्रसार करने में सरकार लगी है। इन महंगाई राहत कैंप में जो पेंशनधारी लोग हैं, हमने इस वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को कई चरणों में बढ़ते हुए देखा है। 500 से 750 पिछली सरकार के समय में हुई, अब इन्होंने बढ़ाकर उसको 1000 किया है। रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो गया, चयन बहुत पहले हो गया, पर री रजिस्ट्रेशन करवाना है और मुख्यमंत्री जी का गारंटी कार्ड लेना है। इसके लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर वो वृद्ध और विधवा को कैंप में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अब याद आया कि उन्होंने, उनकी बहनें भी राजस्थान में 1,25,35 लाख है। अब कहते हैं कि मैं अगस्त के अंदर राखी के अवसर पर स्मार्ट टेलीफोन बहनों को दूंगा। ये बहनें भी राजस्थान में थी, ये भैया भी राजस्थान में थे, इनको कभी ध्यान नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि हम रसोई गैस पर 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अनेकों योजना, इन्होंने राइट टू हेल्थ की बात कही और राजस्थान के अंदर सिर्फ सवाई मानसिक चिकित्सालय के अलावा कोई भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार, एनसीएम के अनुसार, जो पहले एमसीआई थी, आज मानव संसाधन पूरे हो, फैकल्टी पूरी हो। आज 80 ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में चल रहे हैं। एक भी ट्रॉमा सेंटर के अंदर ट्रॉमा होने पर जिस प्रकार की फैकल्टी की आवश्यकता, वो फैकल्टी नहीं है। आज जोधपुर जो खुद का गृह जिला है, उसके ब्लड बैंक से कुत्ते खून का सैंपल ले जाते हैं। कहीं आईसीयू में कोटा के अंदर जो भर्ती बेसुध महिला है, उसकी पलके कुत्ते कतर जाते हैं। कहीं जच्चा का नवजात शिशु को कुत्ते लेकर भाग जाते हैं। उसमें राइट टू हेल्थ की बात सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें, और ये सरकार इसलिए कोई लोक कल्याणकारी काम नहीं कर सकती कि सरकार का जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार का खुद का दस्तावेज बताता है कि 2022-23 में सरकार का कुल रेवेन्यू, ऑन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें नॉन टैक्स भी साथ में आ गया, 98,293 करोड़ रुपए सरकार को ने राजस्थान में विभिन्न टैक्सों से लिए, और सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी में 1,23,650 करोड़ रुपए खर्च किए। यह आंकड़ा मेरा आंकड़ा नहीं है, 125% ज्यादा। इसलिए सरकार के सारे विकास और डेवलपमेंट की दारोमदारी या तो केंद्रीय प्रवर्तित योजना में है या केंद्र सरकार की उससे है। और मैं कहता हूं कि जिस प्रकार यहां लूट और झूठ की सरकार की, जो मैंने भ्रष्टाचार की बात कही, इससे सिरोही जिले के अंदर जहां मुख्यमंत्री जी के सबसे पसंदीदा उनके सलाहकार आ रहे हैं, और सलाहकार स्पष्टवादी भी है, उन्होंने कहा कि मैं तो उड़ते हेलीकॉप्टर से लटका हूं। और मैं समझता हूं कि उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकने वाले इन सलाहकार साहब की सरपरस्ती के अंदर
या हिम्मत अभिलाषा टाक की हिम्मत को पूरे राजस्थान ने देखा। उनकी जांच हुई, शिकायत होने पर दो डीआईजी स्तर के लोग अमनदीप और एसपी सिंह ने जांच की, दोषी पाया। दोषी पाए के बाद निलंबन किया। फिर निलंबन को कुछ ही समय बाद रद्द करके, और जहां हमारे भाई कानून के रक्षक तैयार होते हैं पीटीएस ट्रेनिंग सेंटर में, वहां का आप जाके उनको ये ट्रेनिंग दो कि किस प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी के अंदर एसपी लाइन का वाहन है इसको जाने दे, और उसके बाद उनको मुख्यालय में तैनात कर दिया। इसी जगह पर पूरे राजस्थान में देखा कि एक तहसीलदार साहब यहां आते हैं पिंडवाड़ा में, और जब एसीबी रेड करती है तो नोटों को जला देते हैं, और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज 500 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो अभियोजन स्वीकृति सरकार ने रोक रखी है। इस सरकार की सरपरस्ती के अंदर भ्रष्टाचार की भट्टी के अंदर राजस्थान चल रहा है, और दूसरी ओर जिस प्रकार की सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया। पीएफआई में पूरे देश के अंदर कोटा के अंदर अगर पीएफआई की रैली को अनुमति मिली तो यहां मिली, और अब कर्नाटका में जाकर हमारे यहां के मुख्यमंत्री जी वहां का मैनिफेस्टो जारी करते हैं और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, और फिर यहां आकर कहते हैं नहीं हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूं कि इसी जगह पर आपके इस इलाके में चांदना मंदिर खेताली के अंदर आबू रोड में हनुमान जी का शनि घाट की दीवार टूटी, और मैं समझता हूं अनेकों इस प्रकार की बात हुई, धर्म आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होने का काम हुआ। यहां जब हनुमान जयंती पर ये कहते हैं कि धारा 144 लगती है, उदयपुर में लगती है, बाड़मेर में लगती है, और उसके साथ ही जिस प्रकार राजस्थान के अंदर इन दिनों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर वोटों की तुष्टिकरण के आधार पर वोट की फसल काटने का काम हो रहा है, ये सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि ये अब सरकार चाहे कितने ही महंगाई राहत कैंप लगा ले, ये सरकार का अंतर्द्वंद आज भी जारी है। अभी बाड़मेर के अंदर फिर सरकार को ललकारने का काम सरकारी के लोगों ने किया है, और सचिन पायलट जी जिनका पायलट साहब ने अपना जो विमान है वो ऑटो पायलट के मोड पर उड़ा रखा है, कहां लैंड करेगा वो समय बताएगा, पर गहलोत साहब का विमान क्रैश निश्चित तौर पर हवा में हो जाएगा। धरातल पर चुनाव हो गए तो तब सरकार के नुमाइंदे नजर नहीं आएंगे। मोटे तौर पर प्रधानमंत्री जी की लक्की मीटिंग होगी, और इस मीटिंग को हम चुनाव के आगाज के तौर पर तो नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर इस सरकार और सरकार के अंतर्द्वंद और सरकार की कारगुजारी के कारण राजस्थान के लोग तैयार बैठे हैं सरकार से बदला लेने के लिए। अब चाहे कितने ही आडंबर रच ले सरकार के लोग, इससे कामयाब नहीं होंगे। मोटी मोटी बात है जो मेरे जहन में आई, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। कोई आपका सवाल हो तो निश्चित तौर पर मैं आप अभी कह रहे थे कि सरकार वापस नहीं आएगी, महंगाई राहत कैंप का कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि स्थिति यह है कि भाजपा को कैंडिडेट खड़े करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कर्नाटक से प्रधानमंत्री जी पहला दौरा जो है इस महंगाई राहत कैंप से प्रभावित होकर के राजस्थान का। देखिए, आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी पिछली बार इससे पहला कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और उसके बाद जब ये रवाना हुए तो सिर्फ 22 लोग छोड़कर गए थे। और आज मैं सिरोही के इस पत्रकार वार्ता में कह रहा हूं, इस बार 22 भी आ जाए तो मैं मेरी बात को हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक तौर पर बंद करूंगा कि मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। इसलिए मुंगेरी लाल जी को अधिकार है कि वो अपने हसीन सपने देखें, सपनों देखने से कोई रोक नहीं सकता। पर जिस प्रकार के मिनी मुख्यमंत्री बने हुए लोग घूम रहे हैं सिरोही सहित, मैं समझता हूं कि अब यहां के सलाहकार को सही सलाह दे देंगे, क्योंकि राजनीतिक आंकलन संयम जी को आता है, और वो संयम से सारा काम करे तो सारी बात समझ में आती है। तो वो कोई सलाह दे दे मुख्यमंत्री जी को तो दूसरी बात है, बाकी सरकार की विदायित्व है। भ्रष्टाचार की आप बात करें, एक वीडियो 2 साल पहले सांसद साहब का वायरल हो रहा था सिरोही में। माउंट आबू का एक प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है, कांग्रेस का
प्रमुख नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस प्रकरण को क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो उस वीडियो के हिसाब से उनका ये कहना था कि हमारे भी कई कार्यकर्ता ऐसे काम करते हैं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो जो जेपी नड्डा जी माउंट आबू आके बोल के गए कि आम जनता के राहत के जो विषय हैं उनको उठाएं, माउंट आबू में 5 साल से एक ईंट पत्थर आदमी पिछले 35 साल से ला नहीं पा रहा है, वहीं एक नेता अपनी पूरी बिल्डिंग बाइलॉज के ऊपर जाके बना दे रहा है, भाजपा का सांसद ये कह रहा है, तो इस कंडीशन में जनता किससे आ सके, आपसे या सत्ता? देखिए, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी जानकारी में इस प्रकार के कोई वीडियो का मैंने देखा नहीं, पर मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं बिना देखे उचित भी नहीं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि राजस्थान में आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में जीपीसी चल रहा है, गहलोत पैनल कोड चल रहा है, दोहरे मापदंड है। कांग्रेस के लोगों के लिए अलग मापदंड है, चाहे माउंट आबू में कुछ बनाए या दूसरी जगह पर कुछ करें, और राजस्थान के अंदर दूसरे लोगों के लिए अलग है। और इस बार जिस प्रकार प्रताड़न की और अपमान की राजनीति, पहले अपमान की राजनीति का सूत्रधार उन्होंने अपनों से किया, जिनके हस्ताक्षर से उन्होंने टिकट ली थी सचिन पायलट जी को, वो अचानक निकम्मे, निर्लज और नकारा हो गए। और उसके बाद उन्होंने प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार निशाना बांध कर और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हमारे सबके संज्ञान में है। और अधिकारी जो आज कांग्रेस के सरकार के नहीं होकर कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हम उन्हें उन पर भी निगाह लगाए बैठे हैं और निश्चित समय पर इन सब चीजों का हिसाब लेंगे। विकास की बात करते हैं, 2022 का जो डाटा आया डेवलपमेंट के अंदर, विकास दर के अंदर राजस्थान 30 नंबर पे आया आंध्र प्रदेश में, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? सरकार ये इसमें अगर जीडीपी की बात आप कर रहे हो, तो अगर आप अलग अलग सेक्टर वाइज देखेंगे तो उसमें बड़ा कंपोनेंट सर्विस सेक्टर का है, जो हमेशा रहा है, या एग्रीकल्चर का रहा। इन वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर अच्छी बरसात और मानसून के कारण से राजस्थान के किसानों ने ज्यादा पैदावार कर ली, वो अलग बात है। बाकी राजस्थान के अंदर जिस तरह उन्होंने इंडस्ट्री समिट की थी और गौतम भाई अडानी के कसीदे पड़े थे, जिसे अडानी जी के लेकर उन्होंने दिल्ली तक प्रदर्शन किए थे, उसके बाद राजस्थान में उनकी सरपरस्ती के अंदर जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू की बात थी, आज धरती पर कितना आया है वो सबके सामने है। मैं समझता हूं कि अगर जीडीपी ही अगर अच्छे शासन का मापदंड हो, एक कंपोनेंट हो सकता है, विकास की दर हो, पर जीडीपी जैसा हो, तो आज एनसीआरबी के आंकड़े भी वो जरा देख लें। जो एनसीआरबी के आंकड़े अधिकृत आंकड़े हैं, जिसके अंदर दुष्कर्म के अंदर लगातार राजस्थान तीसरी साल पहली पायदान पर आ गया, अनुसूचित जाति पर अत्याचार में दूसरी पायदान पर, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में दूसरी पायदान पर, बच्चों की तस्करी में पहली पायदान पर, साइबर क्राइम में पहली पायदान पर, ये भी तो सारे आंकड़े हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।